हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4 का पार्ट 7, जो कि इस यूनिट का लास्ट पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के टॉपिक को, और साथ ही साथ हम साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DSC बोलते हैं, are the digital equivalent, that is electronic format of physical और पेपर सर्टिफिकेट। तो जो हमारे पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट होते हैं या फिर जो हमारे नॉर्मल सर्टिफिकेट होते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल होते हैं। फिजिकली अवेलेबल का मतलब ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसे पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे या फिर जो हमें फिजिकली अवेलेबल हो, जिनको हम हाथ में पकड़ सकें, वो मेरे पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट थे। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है या फिर उनका जो डिजिटल इक्विवेलेंट है, ऐसे सर्टिफिकेट जो डिजिटली स्टोर है, उनको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, likewise a digital certificate can be presented electronically to prove one's identity, to access information or services on the internet, or to sign certain document digitally। तो जैसे मैंने डिजिटल सिग्नेचर में बताया था, किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करना, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से लेना, कोई भी सर्विस इंटरनेट पे लेना, या फिर किसी की आइडेंटिटी को प्रूव करना, जो मैंने बैंक वाले भी एग्जांपल बताया था। तो किसी की आइडेंटिटी को इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली प्रूव करने का काम ही मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट करते हैं, और ये ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो कि डिजिटली स्टोर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और DSC और डिजिटल सिग्नेचर आर बीइंग अडॉप्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट, और इसी की वजह से, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, इजीली इनको लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत सी गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, तो ये थे मेरे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कितने तरह के मेरे सर्टिफिकेट्स होते हैं। सबसे पहला आता है मेरा साइन DSC। साइन DSC का क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सिग्नेचर से रिलेटेड होगा। साइन DSC कैन ओनली बी यूज फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो डिजिटल सिग्नेचर है या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए होता है। मेन जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी DSC का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए किया है, तो वो है साइन DSC। और जो, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि जो साइन DSC होता है, साइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, वो सिर्फ किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन ही करने के लिए होता है। आप उसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना आप इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हो, ना कोई और ऑपरेशन, जो हमें आगे देखेंगे। मतलब साइन DSC से हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं। The most popular usage of is signing the PDF file for tax return, MCA and other website। तो बेसिकली जो इसका मेन और पॉपुलर यूज होता है साइन DSC का, वो ज्यादातर PDF फाइल को साइन करने के लिए होता है, जब हम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, MCA ई फिलिंग की बात करते हैं, या फिर दूसरी वेबसाइट पे जहां पर हमें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करने की बात आती है, वहां पर मेरा साइन DSC यूज होता है। Signing via DSC gives the assurance of not only the integrity of the signer but also the data। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग नॉर्मल ही क्यों नहीं साइन कर सकते, हम DSC का ही यूज करेंगे, हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही क्यों यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर हम साइन करते हैं एक DSC के थ्रू, तो उससे क्या होता है, उससे हमें ये अश्योरेंस मिलती है कि जो भी दूसरा पर्सन है जो साइन कर रहा है, बेसिकली उसकी इंटीग्रिटी का हमें पता चलता है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि वो जो पर्सन है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि तुम्हें किसी पर्सन से साइन करवाना है, ठीक है, तो वो पर्सन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दूसरा कोई हैकर है जो वो पर्सन लेजिटिमेट पर्सन बनके गलत वो वहां पर साइन कर रहा है। तो एक अश्योरेंस रखना कि वो जो साइनर है, जो साइन कर रहा है, उसकी इंटीग्रिटी है, मतलब जो हम पर्सन अज्यूम कर रहे हैं वही पर्सन है। साथ ही साथ जो डेटा है वहां पर, वो भी, उसकी भी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम साइन करते हैं DSC के थ्रू। इससे हमें एक अश्योरेंस मिल जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे हमें क्योंकि अश्योरेंस मिल गई है कि डेटा मेरा इंटीग्रेटेड है, डेटा की मेरी इंटीग्रिटी मेंटेन है, तो डेटा जो होगा मेरा ऑल्टर्ड नहीं किया होगा, डेटा को चेंज नहीं किया होगा किसी भी नेक्स्ट पर्सन ने। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि जो साइन DSC है वो ये प्रूफ है कि जो मेरा डेटा है वो अनटैम्पर्ड है एंड अनऑल्टर्ड है। अनटैम्पर्ड का मतलब है वहां पर किसी तरह की टैम्परिंग नहीं की गई, किसी तरह के चेंजेस नहीं किए हैं मेरे डेटा के लिए।
ठीक है, तो ये मेरा था साइन डीएससी, जहां पर डेटा की हमें एक अश्योरेंस मिल जाती है। ये चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, साइन डीएससी से हमें ये अश्योरेंस मिल जाती है कि हमारा जो साइनर है उसकी इंटीग्रिटी का पता चलता है, साथ ही साथ हमारी डेटा की इंटीग्रिटी का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इंक्रिप्ट। सो encrypt DSC कैन ओनली बी यूज टू इंक्रिप्ट अ डॉक्यूमेंट। तो मैंने बताया भी था पहले वाले वीडियोस में, क्रिप्टोग्राफी जब मैंने थोड़ा बहुत बताया था तब मैंने बताया था कि इंक्रिप्शन क्या होता है। देखो बेसिकली सपोज करो कि ये वर्ड है प्रोटेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर कोई सेंडर है, यहाँ पर मेरा कोई रिसीवर है, ठीक है, और तुम्हें इस सेंडर से, मैं हूं ये, सपोज करो कोई भी है, उसको ये प्रोटेक्टेड वर्ड इस रिसीवर तक पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो प्रोटेक्टेड वर्ड है जब ये फ्लो में जाए, जब ये इस लाइन के थ्रू जाए, ट्रांसमिट हो इसका पूरा प्रोटेक्टेड का वर्ड, तो हो सकता है कि बीच में कोई हैकर आके इस प्रोटेक्टेड वर्ड को अल्टर कर दे, यहाँ पर इस मैसेज को चेंज कर दे। अब उसकी मर्जी है, वो उसको कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस ऑल्ट्रेशन से बचाने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी मैंने बताया था, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी से बेसिकली ये जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है, जिसको यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड बोल रहे हैं, तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। ये प्लेन टेक्स्ट मेरा जाता है एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम से, ठीक है। वहां से मुझे इस प्रोटेक्टेड का कोई साइफर टेक्स्ट मिलेगा। साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट जो हम समझ ना पाए नॉर्मल लोग। तो यहाँ पर P का कुछ @ बन जाएगा, H बन जाएगा, P बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अज्यूम कर लो, 1 2 3 कुछ भी। तो ऐसा जब कोई, यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा प्रोटेक्टेड है वो मेरा इस साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा साइफर टेक्स्ट है ये मेरा यहाँ से ट्रांसमिट होगा, मतलब पहले इंक्रिप्शन होगा। तो ये जो प्लेन टेक्स्ट है मेरा, साइफर टेक्स्ट पे पहुंचने का जो प्रोसीजर है वो मेरा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। क्यों करते हैं? हम नॉर्मली भी भेज सकते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, उसको कोई भी ऑल्टर ना कर पाए, डेटा जो है वो अनटैम्पर्ड रहे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा साइफर टेक्स्ट है ये मेरे रिसीवर के पास जाएगा इसी फॉर्म में। तो जो भी होगा इसमें ऑल्ट्रेशन वो इसी फॉर्म में होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा डेटा है ये एक बार रिसीवर के पास पहुंच गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसीवर कैसे इसको समझेगा। तो रिसीवर इसको समझने के लिए इस प्लेन टेक्स्ट को बेसिकली किसमें चेंज करेगा? इस साइफर टेक्स्ट को वो प्लेन टेक्स्ट में चेंज करेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिक्रिप्शन, ठीक है। तो इंक्रिप्शन क्या हो गया? प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन क्या हो गया? जस्ट उसका उल्टा, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट। एक और चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी कि ऐसे तो फिर ये जो, अगर ये टेक्स्ट यहाँ पर जा रहा था तो हो सकता है कि जो हैकर है वो भी यहाँ पर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कर सकता है, नहीं चेंज कर सकता है। क्यों नहीं चेंज कर सकता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर की होती है। अब ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी, कि इसमें आता है कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं तो एक ऐसी की होती है, जैसे आप लोगों को ताले को अगर खोलना होता है तो एक पर्टिकुलर की होती है, चाबी होती है। वो ताला हर एक की से नहीं खुल सकता, हर एक चाबी से नहीं खुल सकता, एक पर्टिकुलर ही चाबी होगी जो उस ताले को खोलेगी। उसी तरह से एक चाबी इसके पास होगी, सेंडर के पास, जिस चाबी को यूज करके इसने इसको इंक्रिप्ट किया होगा, ठीक है। सेम चाबी मेरे इसके पास भी होगी, रिसीवर के पास, तो वो उसी चाबी को यूज करके इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, और ये चाबी इन दोनों के अलावा किसी के पास नहीं होती है। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। एसिमेट्रिक में क्या होगा, जो की होगी वो चेंज हो जाएगी, तो वो तो हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई होप आप लोग को इंक्रिप्शन का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इंक्रिप्शन हम करते क्यों है और इंक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। सो इंक्रिप्ट डीएससी कैन ओनली बी यूज्ड टू इंक्रिप्ट अ डॉक्यूमेंट, मतलब उस डॉक्यूमेंट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना ताकि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। इट इज पॉपुलरली यूज्ड इन टेंडर पोर्टल टू हेल्प कंपनीज इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट एंड अपलोड। तो ये जो मेरा इंक्रिप्ट डीएससी होता है ये टेंडर कंपनीज में जो टेंडर पास करती हैं वहां पर ये यूज होता है, ताकि जो कंपनीज हैं उनका टेंडर पास हो सके और जो उनका डॉक्यूमेंट है वो इंक्रिप्ट हो सके, ठीक है। You can also use the certificate to encrypt and send classified information। तो जैसे मैंने बताया कि आप इंफॉर्मेशन को भी सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए इंक्रिप्शन का टेक्निक यूज कर सकते हो, और वहां पर ये सर्टिफिकेट काम आता है। Encrypt DSC is fit for e-commerce document, legal documentation and sharing document that are highly confidential and contains information that need to be protected। तो यहाँ पर जो Encrypt DSC है वो ज्यादा लेवल की सिक्योरिटी, ज्यादा लेवल की प्रोटेक्शन हो गई,
तो इनक्रिप्ट डीएससी उन जगहों पे यूज होता है जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप किसी और से डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मतलब दो पर्सन है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है कंपनी से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड, वो उन दोनों के अलावा किसी और को ना पता चले, उस डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, आप उसको किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आप इस डीएससी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है आपको किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है, और इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई ऑल्ट्रेशन ना करे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अनटैम्पर्ड रहे, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा तरह का डीएससी था। नेक्स्ट है मेरा साइन एंड एनक्रिप्ट। तो ये क्या होगा, दोनों का मिक्सचर है जहां पर आप साइन भी कर सकते हो और इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। सो साइन एंड एनक्रिप्ट डीएससी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ साइनिंग एंड एनक्रिप्टिंग, ठीक है। It is convenient for users who need to authenticate and maintain the confidentiality of the information shared. तो इस केस में ये डीएससी वहां यूज होता है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट भी करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, साथ ही साथ उस जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी लाइकवाइज आपको मेंटेन करना है, वहां पर इस डीएससी का काम होता है। इट यूसेज इंक्लूड फिलिंग गवर्नमेंट फॉर्म एंड एप्लीकेशन। तो ये कहां पर यूज होता है, ये डीएससी मेरा जब हम कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं, कोई भी सपोज करो कोई वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट में, वहां पर उसके फॉर्म भरने में इसका यूज होता है, साथ ही साथ कोई एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की, उस केस में भी मेरा साइन एंड एनक्रिप्ट डीएससी का काम आता है, ठीक है। तो ये मेरे 3 तरह के डीएससी थे। अब आता है कि ये जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है, कितने टाइम की होती है। तो कोई भी पर्सन इस सर्टिफिकेट को 3 साल के लिए वैलिड करवा सकता है। 3 साल के लिए अपने पास इस जो भी पर्सन होगा जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया होगा, वो 3 साल तक वैलिडेट करवा सकता है। लेकिन ये जो वैलिड, यहाँ पर नोट में मैंने लिखा भी है कि ये जो वैलिडिटी है ये लॉ के थ्रू कंट्रोल होती है, एंड यू कैन नॉट बाय सर्टिफिकेट मोर देन 3 years एंड लेस देन 1 year वैलिडिटी। तो आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बाय कर सकते जिसकी वैलिडिटी 3 साल से ज्यादा हो या फिर 1 साल से कम। तो आपको 1 से 3 के बीच में ही अपनी वैलिडिटी को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 और 3 यहाँ पर इंक्लूड है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है मेरा क्लासेस ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मेरे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी क्लासेस क्या है। बेसिकली जो डीएससी है उसको क्लास वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और जो हमारी आईटी लॉग है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लॉ है, उसके हिसाब से जो डीएससी है वो 3 क्लासेस में डिवाइड है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। लेकिन क्लास 1 डीएससी हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे तो उसका यूज बहुत ही लिमिटेड है, और जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्लास 2 और क्लास 3 यूज करते हैं, क्योंकि हम डीएससी यूज क्यों कर रहे हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसकी सिक्योरिटी की वजह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योर है, ठीक है। लेकिन जो क्लास 1 डीएससी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका यूज नहीं है, उनका यूज है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में है और वो बहुत कम सिक्योर है 2 और क्लास 3 से। इसीलिए हम डीएससी की यहाँ पर क्लास 1 डीएससी की बात नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे क्लास 2 एंड क्लास 3 की बात। So class 1 DSC do have their uses but are generally considered less secure compared to higher classes of DSC, जो मैंने बता दिया। The difference between class 2 and class 3 is verification guideline, जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। Class 2 digital signature certificate are available for individuals and organization including both Indian and foreign applicant। तो ये बेसिकली ये जो क्लास 2 DSC होता है वो किन एप्लीकेंट के लिए, किन इंडिविजुअल्स के लिए, किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेलेबल है, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेलेबल है जो कि इंडियन हो सकती हैं या फिर फॉरेन एप्लीकेंट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ इंडियन में अप्लाई कर सकते हो, आप फॉरेन एप्लीकेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। The main function of this certificate is to authenticate the detail of signer। तो जो DSC का नॉर्मल काम होता है वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि जो इसका मेन फंक्शन होता है वो किसी भी जो साइन कर रहा है पर्सन, जिसको हम लोग साइनर बोल रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है कि वही पर्सन है जो हम सोच रहे हैं या फिर कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है। It reaffirms the already mentioned data of the user। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया भी था पहले कि जो मेरा DSC का काम होता है वो ये होता है कि वो मेरे जो भी साइनर है उसको ऑथेंटिकेट करे, साथ ही साथ वो डेटा को चेक करे कि वो कहीं टैम्पर्ड तो नहीं है, उसमें कहीं कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं की है किसी ने। तो वही चीज मेरी क्लास 2 DSC के अंदर आती है। सो इट इज यूज इन वेरियस फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ईमेल अटेस्टेशन, इनकम टैक्स फिलिंग एक्सेट्रा। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना कि ये कहाँ पर यूज होता है। ये जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म हो सकता है या किसी भी चीज से रिलेटेड, आधार कार्ड या कुछ भी है, उस फॉर्म को फिल करने के लिए इस डीएससी का यूज होता है। किसी भी चीज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग को करवाना हो तो वहां पर ये डीएससी यूज होता है। इनकम टैक्स फिलिंग या और भी सेक्टर्स हैं, और इसके और यूजेस यहाँ पर दे रखे हैं। जो भी एमसीए है वहां पर जो ई फिलिंग, जो भी इंटरनेट के थ्रू फिल करते हैं हम लोग फॉर्म, वहां पर ये डीएससी यूज होता है। नेक्स्ट है मेरा इनकम टैक्स ई फिलिंग। तो इनकम टैक्स को जो हम लोग फिल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वहां पर ये यूज होता है। एलएलपी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एप्लीकेशन और आईई कोड रजिस्ट्रेशन, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना है इंटरनेट के थ्रू, तो उस केस में मेरा ये क्लास 2 डीएससी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब जैसे नॉर्मल सी बात है कि जो क्लास 1 जो है मेरा डीएससी वो मेरा लेस सिक्योर है क्लास 2 और क्लास 3 से, उसी तरह से जो मेरा क्लास 2 है वो लेस सिक्योर है क्लास 3 से। मतलब क्लास 3 डीएससी जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा सेफर डीएससी है, ठीक है। सो इट इज मोर सिक्योर इन कंपैरिजन टू क्लास 2 सर्टिफिकेट। तो जैसे मैंने बताया कि ये ज्यादा सिक्योर है मेरे क्लास 2 सर्टिफिकेट से। दिस इज द सेफेस्ट ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, और इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, ये सबसे ज्यादा सेफ डीएससी है मेरी तीनों क्लासेस में। इट इज यूज इन मैटर्स ऑफ हाई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो जहां पर भी हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए होती है, उन सभी मैटर्स, उन सारे यूजेस में हम इसको यूज करते हैं। It is mainly used in online trading and e-commerce where a huge amount of money और highly confidential information is involved। तो ये जो सर्टिफिकेट्स होती हैं ये कहाँ पर यूज होते हैं, इनका जो मेन यूज देखा जाता है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है। तो जो ट्रेडिंग होती है, जो ऑनलाइन के थ्रू होती है, वहां पर ये यूज हो सकते हैं। जो ई कॉमर्स फैसिलिटीज होती हैं वहां पर ये डीएससी यूज होते हैं। और अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगा, इसलिए ये डीएससी वहां यूज होते हैं। और ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है वहां पर आप लोगों का कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको सेव रखने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए इन डीएससी का यूज वहां भी होता है, ठीक है। If you opt for class 3 certificate, all applications which are created for class 2 should be able to recognize your certificate। और जो भी applications मेरे class 2 में होंगे वो सारे मेरे as it is recognize हो जाएंगे class 3 के अंदर, ठीक है। इसी के साथ class 2 की तरह यहाँ पर और भी functions मेरे दिए गए हैं class 3 के, जैसे कि ई टेंडरिंग। तो जैसे मैंने बताया जो टेंडर पास होता है, अगर उसमें ई लगाओ, मैंने बताया था कहीं पर भी अगर ई लग जाएगा तो वहां पर इंटरनेट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ई मार्क ई फिलिंग। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो भी पेटेंट अगर आपको वहां पर फिल करना है या फिर ट्रेडमार्क के लिए कोई भी फिलिंग करवानी है तो उस केस में भी ये डीएससीज वहां पर इन्वॉल्व
होते हैं। नेक्स्ट है मेरा एमसीए ई फिलिंग। तो एमसीए ई फिलिंग में ये यूज होते हैं, कस्टम्स ई फिलिंग में यूज होते हैं, ई प्रोक्यूरमेंट में यूज होते हैं, ई बाइंडिंग एंड ई ऑक्शन। तो ऑक्शन में, ऑक्शन जो होता है जिसको हम लोग ऑक्शन, ऑक्शन क्या हो गया, ऑक्शन मतलब कि जो नीलामी जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो भी मेरा अगर वहां पर भी कोई इंटरनेट का यूज है या फिर आईटी टेक्नोलॉजीज को वहां पर इंटीग्रेट किया गया है तो उस केस में भी मेरा क्लास 3 डीएससी यूज होता है। ठीक है, तो ये मेरे सारे लेवल्स ऑफ डीएससी थे और ये क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रोसेसिंग मेथड। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि डीएससी होता क्या है, डीएससी के टाइप्स क्या है, इसकी क्लासेस क्या है, लेकिन एक पर्टिकुलर डीएससी को वेरीफाई करने के मेथड्स क्या होते हैं, उन्हीं मेथड्स को हम लोग प्रोसेसिंग मेथड्स कहते हैं। सो वी हैव 3 डिफरेंट वेरिफिकेशन मेथड्स फॉर एक्वायरिंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 बेसिकली मेथड्स होते हैं और जो एप्लीकेंट है, जो भी पर्सन है जिसको वेरीफाई करवाना है, वो इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड को चूज कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जिसमें पहला मेथड होता है मेरा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मेथड होता है मेरा पेपरलेस डीएससी, जहां पर पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, पेपर बेस्ड सिस्टम को बेसिकली यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। फिर है मेरा जीएसटी वेरिफिकेशन बेस्ड डीएससी। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है मेरा ट्रेडिशनल बेस। So in traditional method, applicant has to fill a form with requirements covering type, validity, usage, usability. तो बेसिकली अब मेरी सेकेंड कैटेगरी क्या है, पेपरलेस। तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेडिशनल होगा उसमें क्या होगा, कुछ पेपर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अगर आपको अपने डीएससी को वैलिडेट करवाना है, उसको वेरीफाई करवाना है, तो उस केस में आप ट्रेडिशनल मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो जो एप्लीकेंट होगा उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करने पड़ेंगे, जैसे कि अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एड्रेस प्रूफ। तो आपको अपने एड्रेस प्रूफ की फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी और अटेस्ट करके लगानी पड़ेगी। तो अटेस्ट में क्या होगा, आपको अपना सिग्नेचर वहां पर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपनी आईडी लगानी पड़ सकती है, पैन लगाना पड़ सकता है, अपना आधार लगाना पड़ सकता है। तो वो मेरा डिपेंड करता है। शुड बी अटैच अलॉन्ग विद द फॉर्म। तो इस केस में ये सारी चीजें मेरी फॉर्म के साथ अटैच होंगी। ठीक है, तो आपको बेसिक सा एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आपको एक कॉपी वहां पर अटैच करनी पड़ेगी। एप्लीकेंट हैज टू साइन द फॉर्म एंड फिल ऑल द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी मेरे फॉर्म में जो भी फील्ड्स होंगी, जो भी चीजें आपसे पूछी गई होंगी, आपको उस फॉर्म को फिल करके सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स वहां पर फिल करनी होंगी। All the attached documents should be attested by either bank manager, gazetted officers और postmaster। तो बेसिकली अब हम लोग को क्या, अगर नॉर्मल कोई चीज अटेस्ट करनी होती है तो हम खुद से कर सकते हैं, ये प्रोविजन आ गया है। लेकिन इस केस में आपको जो अटेस्ट करवाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो किसी बैंक मैनेजर, गेजेटेड ऑफिसर या फिर पोस्ट मास्टर से ही आप अटेस्ट करवा सकते हो। आप खुद से यहाँ पर अटेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी डीएससी को वैलिडेट करवाने का, वेरीफाई करवाने का। नेक्स्ट है मेरा पेपरलेस डीएससी। तो पेपरलेस में क्या होगा, जो भी पेपर वाला तरीका होता है फॉर्म भरने का, फिर वो थोड़ा सा बोल सकते हो टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा बोर भी हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और बोरिंग काम भी है। तो इसीलिए हम लोग पेपरलेस डीएससी का यूज करते हैं, जहां पर ये जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया पेपर बेस से रिलेटेड, वो यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। तो जो पेपरलेस डीएससी होते हैं उसमें 2 तरह के डीएससी आते हैं। एक है आधार बेस्ड ई केवाईसी वेरिफिकेशन डीएससी, दूसरा है मेरा पैन बेस्ड। तो हम लोग पहले आधार बेस्ड देखते हैं। तो आधार बेस में क्या होगा कि यहाँ पर आधार का तो यूज होने वाला है। सो आधार बेस्ड पेपरलेस डीएससी इज एन इजी एंड फास्टेस्ट वे टू मेक डीएससी। तो डीएससी को बनाने के लिए, उसको वेरीफाई करवाने के लिए सबसे आसान तरीका है मेरा आधार बेस्ड और सबसे ज्यादा फास्ट भी है। आपको यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई अपने डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करवाना है। तो ये ज्यादा ईजी तरीका हो गया। The whole process of paperless DSC will save your time, money, effort and it is totally authenticated। तो इससे क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस आधार बेस्ड डीएससी में आपका टाइम बचेगा, आपका मनी बचेगा, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपको किसी भी बैंक मैनेजर या उससे अटेस्ट करवाने का पार्ट है, वो बचेंगे। साथ ही साथ ये पूरा ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस होता है। सो आधार पेपरलेस डीएससी इज बेस्ड ऑन आधार पेपरलेस ऑफलाइन केवाईसी और यहाँ पर आपको अपना केवाईसी करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा पैन बेस। सो बाय ऑप्टिंग फॉर पेपरलेस पैन बेस ई केवाईसी डीएससी द एप्लीकेंट इज एबल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। द ग्रेटेड एडवांटेज ऑफ दिस पैन बेस्ड डीएससी ई केवाईसी हाउएवर इज दैट वन कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ डीएससी एनी टाइम और एनीवेयर, गिविंग द एप्लीकेंट द गिफ्ट ऑफ ग्लोबल कन्वीनियंस। तो ये याद रखना कि हमारी जो पेपरलेस डीएससी होती है, एक है आधार
बेस, एक है पैन बेस। तो जो पैन बेस होता है उससे कॉस्ट तो कम होती है, साथ ही साथ ये प्रिविलेज मिलता है जो भी एप्लीकेंट है उसको कि वो डीएससी के लिए अप्लाई करे किसी भी टाइम का यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, 24/7 में कभी भी वो अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ वो कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। तो उसको एक ग्लोबल लेवल पे एक फ्रीडम मिल गई है, एक एडवांटेज मिल गई है मेरी पैन बेस डीएससी से, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा जीएसटी बेस। सो जीएसटी बेस वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी according to the latest IBG guideline for GST verification based DSC which reduce documentation tremendously and help you process DSC faster। तो यहाँ पर GST बेस यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होने वाला है DSC का। इससे क्या होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको लगानी पड़ी थी ट्रेडिशनल DSC में, जहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़े थे, अपना एड्रेस प्रूफ, ID, पैन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं लगानी है, और DSC को अगर आपको लेना है तो ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट खत्म होता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके लेवल क्या हैं, है ना। उसके बाद हम इसको कैसे ले सकते हैं, उसके सारे तरीके वो मैंने आप लोग को सबको समझा दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि है साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन दिए गए कि आप एक ऐसी कमेटी बनाओ जहां लोगों के ग्रीवेंसेस सॉल्व हों। उसके बाद उसमें एक और प्रोविजन दिया था कि आप एक साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल बनाओ। तो जो भी मेरे वहां पर जो भी मेरे कोऑर्डिनेटर्स थे या फिर जो भी लोग थे, जो भी अपना जो डिसीजन थे, जो भी लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स थी साइबर क्राइम से रिलेटेड, अगर उनकी प्रॉब्लम्स वहां पर सॉल्व नहीं होती थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो भी लोग थे वहां पर इन्वॉल्व, उन अथॉरिटीज से अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप अपनी अपील इन ट्राइब्यूनल्स के पास ला सकते हो। ये ट्राइब्यूनल्स आपके बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन देंगे, और अगर आपको इनकी प्रॉब्लम का जो भी ये सोल्यूशन देते हैं वहां से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में मैंने बताया भी था कि आप सिर्फ हाई कोर्ट में ही जा सकते हो अपील के लिए, ठीक है। तो वही मेरा साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल है, एक ऐसा ट्राइब्यूनल जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एपिलेट क्यों, क्योंकि लोग उस पर अपनी अपील दे सकते हैं लाके, और साइबर क्यों, क्योंकि ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। So Cyber Appellate Tribunal has been established under the Information Technology Act under the aegis of Controller of Certifying Authorities। तो मैंने बताया कि Information Technology Act के तहत इस ट्राइब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। It has the statutory authority to examine the correctness, legality और प्रोप्राइटी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर पास। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो ट्राइब्यूनल्स है मैंने बताया भी था कि इस ट्राइब्यूनल का काम क्या होता है, कोई भी ऑर्डर पास है, कोई भी डिसीजन पास है, उसकी लीगैलिटी को चेक करना, उसकी करेक्टनेस को चेक करना ही मेरा इसका काम है। तो बेसिकली इस ट्राइब्यूनल का काम भी यही है। The central government notifies and establishes appellate tribunal called Cyber Regulation Appellate Tribunal. The central government also specifies in the notification all the matters and places which fall under the jurisdiction of the tribunal। तो यहाँ पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ट्राइब्यूनल को बनाने के साथ साथ ये भी बताया कि इस ट्राइब्यूनल के ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ये ट्राइब्यूनल डील करता है, ठीक है। उसके बाद है कि इस साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पर क्या है, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है कि इस साल भी ये आ सकता है साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो इसमें मेन आता है कि इसको डिफाइन करिए, साथ ही साथ इसकी कॉम्पोजिशन बताइए, इसकी पावर बताइए। तो साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आप लोग को समझा दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल में कौन कौन लोग प्रेजेंट होते हैं, और ये चीज कहां पर मेंशन है, ये सेक्शन 49 में मेंशन है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ओनली वन पर्सन इन अ ट्राइब्यूनल, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो बेसिकली इस ट्राइब्यूनल के अंदर सिर्फ एक पर्सन होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पर्सन को अपॉइंट करती है ट्राइब्यूनल के अंदर, और उस पर्सन को हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है मेरे उस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल का। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपकी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी, ठीक। अब ये जो एक पर्सन है जो कि ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन रहा है, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी कि ये अपॉइंट हो जाए एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है मेरा सेक्शन 50 में। तो देखते हैं, अ पर्सन इज कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्राइब्यूनल इफ ही हैज द क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो उस केस में, या फिर रह चुका है तो उस केस पे वो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। नेक्स्ट है मेरा, ही इज और वॉज द मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस एंड होल्ड्स और हैज हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंडिया की लीगल सर्विस है, अगर ये जो मेंबर है, अगर ये जो पर्सन है वो यहाँ वहाँ का मेंबर था या फिर अभी भी मेंबर है, या फिर हो सकता है कि उसने एज अ ग्रेड 1 ऑफिसर की तरह वहां पर काम किया है, उसकी कोई पोस्ट है, वो भी कम से कम 3 साल तक उसको वहां पर एज अ पोस्ट में काम करना चाहिए, वो भी ग्रेड 1 पोस्ट में, तो उस केस में ये यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेरी क्वालिफिकेशंस थी मेरे किसी भी पर्सन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने की। उसके बाद आता है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, ये मेरा मेंशन है सेक्शन 51 में। So the term of office of the presiding officer of a cyber appellate tribunal is 5 years. तो नॉर्मल केसेस में ये 5 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली जो यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 years होता है, जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करते हैं उनको उनकी पोस्ट मिल जाती है, या फिर जब तक वो 65 एज को अटेन नहीं कर जाते। अब हो सकता है ये जो 5 साल का टाइम है ये कम हो, या फिर 65 इयर्स का टाइम कम हो, जो भी टाइम कम होता है उस हिसाब से इनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, जो कि मेंशन है सेक्शन 53 में। So if for any reason other than temporary absence there is a vacancy in the tribunal, then the central government hires another person in accordance with the act to fill the vacancy. अब यहाँ पर लिखा है बार बार with the act, with the act, ये एक्ट कौन सा है, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो सपोज करो कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था जिसको अपॉइंट किया था, कोई भी ऐसे रीजन की वजह से वो यहाँ पर ट्राइब्यूनल में प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक खाली जगह क्रिएट हो गई। तो इस खाली जगह को भरने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक दूसरे पर्सन को हायर कर देती है, और ये जो सारे इसमें क्वालिफिकेशंस हैं, सारी चीजें हैं अपॉइंटमेंट की, वो किससे होती हैं, वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। फर्दर द प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू बिफोर द ट्राइब्यूनल फ्रॉम द स्टेज एट विच वैकेंसी इज फिल्ड। और यहाँ पर प्रोसीडिंग चलती रहती हैं जैसे वो नॉर्मल तरीके से चलती हैं, ठीक है। अब मेरा लास्ट टॉपिक आता है कि प्रोसीजर क्या है और पावर क्या है मेरी, मतलब बेसिकली यहाँ पर पावर्स क्या है मेरी साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल की, जो कि मेंशन है मेरी सेक्शन 58 में। So the Code of Civil Procedure 1908 does not bind the Cyber Appellate Tribunal. However, the principles of natural justice guide it, and it is subject to other provisions of the Act
the tribunal has the power to regulate its own procedure. तो बेसिकली जो मेरा सिविल प्रोसीजर है जिसका एक पूरा एक कोड बना रखा है 1908 के अंडर, वो मेरी साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल को बाइंड नहीं करती है, वो बांधती नहीं है कि आप ये पर्टिकुलर प्रोसीजर यूज करो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को जजमेंट देने के लिए। यहाँ पर इस ट्राइब्यूनल पे किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है, वो अपना प्रोसीजर जो है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का वो यहाँ पर वो चूज कर सकते हैं। In order to discharge its function efficiently, the tribunal has the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in following matters. तो बेसिकली इस ट्राइब्यूनल का जो भी इनके फंक्शंस हैं, जो भी जस्टिस प्रोवाइड करने का जो भी इनके फंक्शंस हैं, उस फंक्शन को सही से परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए इस ट्राइब्यूनल को उतनी ही पावर दी गई है जितनी पावर मेरी सिविल कोर्ट के पास होती है। मतलब साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जो पावर है वही पावर मेरी सिविल कोर्ट के पास होंगी। ठीक है, और कौन कौन से मैटर पे ये पावर्स उनके पास होती हैं, जैसे कि समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम अंडर ओथ। तो किसी भी पर्सन की जो अटेंडेंस है उसको पूरा मॉनिटर करना, उसको इन्फोर्स करना, या फिर उस पर्सन को समन करना, और ऐसा पर्सन जो कि ओथ के अंदर है। जो ओथ क्या होती है, जो भी हम शपथ लेते हैं वो। ठीक है, उसके बाद है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को भी इस मैटर में कंसीडर करा जाता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, तो जो एफिडेविट्स होते हैं वहां पर उनका एविडेंस भी रिसीव करना इन्हीं का काम है। साथ ही साथ इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनिंग विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद रिव्यूइंग इस डिसीजन, तो उनके डिसीजन को रिव्यू करने का काम भी इन्हीं का है। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्स पार्टी, तो ये सारे काम, ये सारे मैटर्स में मेरे ये जो भी ट्राइब्यूनल है वो यहाँ पर उनको पावर मिली हुई है। एवरी प्रोसीडिंग्स बिफोर द साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल इज लाइक अ जुडिशियल प्रोसीडिंग within the meanings of section 193 and 228 and for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code. Further, the tribunal is like a civil court for the purposes of section 195 and chapter 26 of the Code of Criminal Procedure 1973. So in short, ये जो ट्राइब्यूनल है मेरे, इनका जो पर्पस है ये एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह ही काम करते हैं, और जो पावर सिविल कोर्ट को मिली है वही पावर इन ट्राइब्यूनल्स को मिली हुई है। बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना इस ट्राइब्यूनल का काम है। ठीक है, तो इससे मेरी ये यूनिट खत्म होती है। आई होप आप लोग को पूरी यूनिट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।